हेलो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फिल्मी ज्ञान। चलो कहानी को शुरू करते हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि हलील भी केरम की कोई मदद नहीं कर रहा था। असल में नावेद ने उसे कोई गुप्त संदेश भेजा था। क्या था वो, किसी को नहीं पता। शायद सिर्फ नावेद को ही मालूम था। आर्यन को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था, पर जल्दी ही उसे समझ आ गया कि इसके पीछे भी बुर्जुक सर्गेश्वर का ही हाथ है। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, जैसे वहां कोई छुपी हुई शक्ति उसे देख रही हो। उसके मन में हल्की सी चालाक मुस्कान आ गई। लगता है तुझे मेरी जरूरत अब भी है, तो ठीक है, मैं भी तुझे इस्तेमाल करूंगा। देखता हूं तेरी सहनशक्ति कितनी है। फिर वह वापस केरम की ओर मुड़ा। सुना तुमने, उसकी आवाज तेज थी लेकिन शांत। अगर शर्त लगाई है तो हार भी माननी चाहिए। अगर कुछ दिक्कत है तो सामने आओ और मुकाबला करो। केरम की आंखों में जुगनुओं जैसा कंपन हुआ। तू समझता है मैं तुझसे डरता हूं? कहाँ, वो एक साथ में लेवल का मूलवीर और सामने खड़ा था एक रक्तवीर। केरम के डरने का सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन आर्यन कुछ और ही देख रहा था। उसकी नज़र बहुत बारीकी से हर एक चेहरे, हर एक सिर को जैसे पड़ रही थी। अभी कुछ देर पहले सभी हॉल अध्यक्षों के सिर पर जो चिन्ह थे वह अब गायब थे, सिवाय एक के। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गई। भीड़ के पीछे खड़े एक हॉल अध्यक्ष के सिर के ऊपर चमकता हुआ निशान तैर रहा था। फिनिक्स हॉल का अध्यक्ष अनुराज आर्यन वहीं ठहर गया। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने केरम की तरफ देखा और बोला, अगर तुझमें डर नहीं है तो आजा। पिछली बार तेरा हॉल बच गया था, इस बार यह काम निपटा लेते हैं। फिर उसकी आवाज और ऊंची हुई। अभी कुछ देर पहले तो कोई रीवा को अग्निपथ ब्लड लाइन की वजह से घुटनों पर लाना चाहता था, है ना? कोई उसकी शक्ति को छीनना चाहता था, उसे मार देना चाहता था। तू ही था ना वो? अब तेरा ही नंबर पहले है। आर्यन ने सीधा अनुराज की तरफ इशारा कर दिया। अनुराज का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आभा अचानक तेज हो उठी। उसने गुस्से से कहा, आर्यन, तेरा घमंड अब हाथ से बाहर जा रहा है। यह मत भूल कि तू फॉर्मेशन तोड़ने और हरिधर को हराने से कोई बड़ा योद्धा नहीं बन गया है। अभी तू मेरे स्तर तक पहुंचा भी नहीं है। लड़ाई चाहिए तो 2 दिन बाद होने वाली व्यक्तिगत रैंकिंग की प्रतियोगिता में आ जाना। अगर हिम्मत है तो वहां जाकर किसी भी शीर्ष योद्धा या हॉल अध्यक्ष को चुनौती दे देना। उसकी आवाज में ठंडक नहीं, बर्फीला तेज था। तब तुझे पता चलेगा कि मानव और दानव में क्या फर्क होता है। इस प्रतियोगिता में जो पहले स्थान पर आता था उसे किसी को भी चुनौती देने की इजाजत थी, यहां तक हॉल अध्यक्षों को। और अगर कोई हॉल अध्यक्ष को हरा दे तो उसका पद भी ले सकता था। और अगर कोई सारे 18 अध्यक्षों को हरा दे तो वह प्रधानाचार्य भी बन सकता था। आर्यन के चेहरे पर फिर वही ढीली मुस्कान आ गई। ठीक है, समझ गया। तब तक तुम सब अपनी जांचें धोकर तैयार रहो। मैं आ रहा हूं तुम सबको कुचलने। इतना बोलकर वह सीधा मंच से नीचे उतर गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका घमंड स्वर्ग फाड़ता लग रहा था। अनुराग ने दांत पीसते हुए कहा, जब वक्त आएगा तुझे मौत का मतलब समझा दूंगा। सभी 18 हॉल अध्यक्ष और अमर महल के 8 एल्डर्स बसों से जाते हुए देख रहे थे। पूरा मैदान हल्ला करने लगा। क्या कमाल का लड़का है यार ये। घमंड की मूरत है ये बंदा, लेकिन ताकत देखो इसकी। इतना तेज, इतना बेखौफ। मेरे शरीर में तो झंझनाहट सी दौड़ रही है इसे देखकर। ये लड़का तो रीवा के लिए 18 अध्यक्ष और एल्डर्स तक को ललकार रहा है। ऐसा कौन करता है? ये दक्षिणी क्षेत्र से आया है क्या? क्या ये सिंह परिवार से है? लोग आर्यन के इस अंदाज पर फिदा हो गए थे। उसे लड़ते देखना जैसे कोई पुराना घाव ठीक हो रहा हो। एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। अमर महल के कुछ एल्डर्स चिल्लाए, तुमने ये पिल बनाई कैसे? इसमें इतनी ज्यादा शक्ति कहाँ से आए? आर्यन, जवाब तो दो। आर्यन रुका नहीं। बिना मुनि कहा जाना है तो 3 दिन बाद शिवगिरी संघ की नीलामी में आ जाना, वहां सब पता चल जाएगा। नीलामी शिवगिरी संघ की? अरे अभी टोकन ले आओ, मैं तो ये पिल जरूर खरीदने वाला हूँ। जो पिल अमर महल के एल्डर्स को भी चौंका दे, जो नवम ड्रैगन पिल से भी ज्यादा ताकतवर हो। चाहे खरीदू ना खरीदू, देखना तो बनता है। और देखते ही देखते शिवगिरी संघ फिर से सबकी जुबान पर आ गया। मेघना ने मन ही मन चैन की सांस ली। अब जब आर्यन ने इतना धमाल मचा ही दिया था तो उसकी अगली योजना भी तैयार थी। इस दौरान अमर महल के एक गुप्त कमरे में धर्मनाथ की परछाई बुर्जुक सर्गेश्वर के सामने खड़ी थी। गुरुदेव, मैं समझ नहीं पाया। आप तो आर्यन को सबक सिखाना चाहते थे ना? वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उन्होंने हरिधर को मरने दिया। क्यों अमर महल के 8 एल्डर्स ने आर्यन की जीत घोषित की। ये तो दबाना हुआ ही नहीं। दिन की प्रतियोगिता खत्म हो चुकी थी। पागल दरिंदे टीम अब शीर्ष 16 में पहुंच चुकी थी और अगले दिन उनका मुकाबला शीर्ष 4 में जाने के लिए होना था। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी।
अगले दौर में जिनसे टक्कर थी वो थी मुख्य 4 हॉल्स की शीर्ष टीमों से। अब चीजें वाकई मुश्किल होने वाली थी। आज जो कुछ मंच पर हुआ उसने आर्यन को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सारे हॉल अध्यक्ष इतने गिरे हुए और चालाक हो सकते हैं। अब वो कोई गलती नहीं कर सकता था, मगर बोरांग और बाकी साथी अभी भी चोटों से उभर रहे थे। एस्पेरा और कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर उसके पास ज्यादा योद्धा भी नहीं थे। आर्यन जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा और बैठने ही वाला था कि तभी एक आदेश थमा दिया गया। आर्यन, कल की पिल रिफाइनिंग प्रतियोगिता अपने तय समय पर ही होगी और अनुपस्थित रहने पर तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। ये सुनते ही हैदर भड़क गया। क्या आर्यन ने तो उस हरिधर को हरा दिया था ना? क्या उससे भी बेहतर कोई हकीम यहाँ बचा है? संदेश लाने वाला शिष्य बोला, वो मुकाबला बस एक निजी द्वंद्व था। इससे ये तय नहीं होता कि वही विजेता है। मैं सिर्फ संदेश देने आया हूँ। अगर कोई भी सवाल है तो हॉल अध्यक्ष केरम से पूछिए। इतना कहकर वह शिष्य वापस चला गया। हैदर गुस्से से बोला, ये तो बिल्कुल अन्याय है। मंच पर तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। खुला अत्याचार है ये। तोफेल ने सिर झटकते हुए कहा, ये तो हमें नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ कभी कुछ सही तरीके से हुआ है क्या? यह महाविद्यालय तो अपनी पहचान ही खो चुका है। ओज ने भी गंभीर आवाज में कहा, सब चक्र महाविद्यालय का हर इंसान अब आर्यन को ही निशाना बना रहा है। फिर वो धीरे से बोली, आर्यन, क्यों ना हम इस प्रतियोगिता से ही हट जाएं? पहले ही दिन हालात ऐसे हैं तो आगे 2 दिन में क्या होगा कोई नहीं जानता। हर कदम जैसे मुश्किलों से भरा हो गया था। कैरन जैसे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आर्यन जीते। सच कहें तो वो उसे जीतने ही नहीं देंगे। एस्पिरा ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, क्यों ना हम यह महाविद्यालय ही छोड़ दें? अब यहाँ रहना ही अपमान है। यह महाविद्यालय अब पहली संस्था के नाम पर धब्बा बन चुका है। हमारी शून्य भूमि वाला महाविद्यालय इससे कहीं बेहतर था। उसकी बात पर रीवा ने भी चुपचाप सिर हिलाया। वेदिका, जो थोड़ी देर पहले ही होश में आई थी, बोली, आर्यन, क्यों ना हम सब तुम्हारे साथ दक्षिण तरंग महाद्वीप वापस चले? तिमरा तो ये सुनते ही उछल पड़ी। हाँ बिल्कुल, दक्षिण तरंग महाद्वीप चलो ना, वहां तो मजा आएगा। सही कहा, अब और बेइज्जती नहीं सहनी। चलो वापस चले, रीवा ने जोड़ा। सब यही जानना चाह रहे थे कि आर्यन का वो दक्षिण तरंग महाद्वीप कैसा है, वहां का सिंह परिवार कैसा दिखता है। दक्षिण तरंग महाद्वीप, आर्यन ने जैसे ही ये दोहराया उसकी आंखें थोड़ी सी गहरा गई। उसने कहा, मुझे वहां लौटना है लेकिन अभी नहीं। वो जगह आज भी बाकी दुनिया की नज़र में बेकार समझी जाती है। वहां कुछ भी नहीं बदला और लोगों की सोच को बदलने का एक ही रास्ता है। आर्यन को हर मोर्चे पर जीत हासिल करनी होगी। सबसे पहले उसे सभी 18 हॉल्स को झुकाना होगा और अपनी ताकत से यह साबित करना होगा कि वह अकेला भी काफी है। और भी बहुत कुछ अधूरा था। 18 श्रावक मिशन अब भी अधूरा था। ओज ने अभी तक उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला वॉल गॉड भी सामने नहीं आया था और उसके पिता, उनके बारे में तो कोई खबर तक नहीं थी। जब पिता का नाम ही धुंध में छिपा हो तो दादाजी से मिलने का क्या मतलब? उसे पहले सब कुछ समझना होगा। हाँ, वह वापस जाना चाहता था, हर पल हर दिन। लेकिन एक असली मर्द तब तक पीछे नहीं हटता जब तक उसके कंधों पर उसका काम अधूरा हो। एस्फीरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आगे के मुकाबलों में वह हर मोड़ पर तुम्हारे खिलाफ चाले चलेंगे। मुझे सच में चिंता हो रही है कि बाकी सब ने भी आर्यन की तरफ देखा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जितना ज्यादा वह मुझे रोकने की कोशिश करेंगे मैं उतना ही मजबूत बनूंगा, और जब वह मुझे छू भी नहीं पाएंगे तब पागल हो जाएंगे। चिंता मत करो, मैं हर वार झेलूंगा और डटकर खड़ा रहूंगा। वो कभी हार नहीं मानता। कभी झुकना उसके खून में नहीं था। उसके शब्दकोश में हार मानना या पीठ दिखाना जैसे शब्द ही नहीं थे। ओज आर्यन ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमसे एक जरूरी काम है। शिवगिरी वासिका जाओ और मेघना से कहो कि तैयारी शुरू कर दे। और यह खबर फैला दे कि मून शैडो स्वॉर्ड के टुकड़े नीलामी में दिखाई देंगे। फिर उसने एक शीशी और एक कागज का टुकड़ा निकाला। ये जीवांचल पिल और उसका नुस्खा है। इसे अर्कराज कुल के एल्डर्स को दे देना ताकि वह इसे समझ सकें। और अगले 2 दिन में जितनी भी इस पिल की जड़ी बूटियां मिले खरीद लेंगे। जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा। और हाँ, आर्यन की आवाज में गहरी रणनीति साफ झलक रही थी। नीलामी की जगह बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस 100 लोगों के बैठने की जगह रखो। ये लालच पैदा करने की चाल है। हर कुर्सी की कीमत तय करो। 100 स्वर्ण तारा। ओज ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। इतना कहकर वो फुर्ती से वहां से निकल गई। कुछ देर बाद आर्यन ने अपनी स्पेस रिंग से कुछ दूसरे स्तर के राक्षसी क्रिस्टल निकाले। ये क्रिस्टल थोड़े समय के लिए तुम्हारी शक्तियां बढ़ा देंगे।
इनकी कीमत की चिंता मत करना, मेरे पास काफी है। उसने सब साथियों में वह क्रिस्टल बांट दिए। अगला दिन एक बहुत बड़ा निर्णायक दिन था और आर्यन अब तक पूरी तैयारी नहीं कर पाया था। इसलिए उसने तय किया कि उसके साथी कम से कम पूरी ताक में हो। अब तुम लोग ट्रेनिंग करो, आर्यन ने कहा और फिर रुद्रसेन के आंगन की तरफ चल पड़ा। पहले दिन की लड़ाई से पागल दरिंदे टीम थक चुकी थी और अब आर्यन नहीं चाहता था कि लड़कियां कोई और मुश्किल उठाए। वो बस चाहता था कि गौरांग और बाकी लोग जल्दी से ठीक हो जाएं। स्वर्गसार कुल का महल, ग्रीफिन, फिनिक्स, टाइगर और सरपेंट हॉल के अध्यक्ष वहां मौजूद थे। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। सच कहें तो उन्हें हरिधर की मौत का कोई दुख नहीं था, पर जिस बात पर पहले सहमति बनी थी अब उसका इस्तेमाल सिर्फ चालों के लिए किया जा रहा था। केरम ने कहा, खलील जी, आज जो कुछ हुआ हमें उसका जवाब चाहिए। अभी हरिधर मारा गया है, कल को कोई और भी मारा जा सकता है, शायद हम में से कोई। उन्हें अच्छे से पता था कि स्वर्गसार कुल कितना ताकतवर है, ये भी कि अमर महल के 8 निर्णायक पहले से ही उनकी मुट्ठी में थे। लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर हरिधर को इस तरह धोखा क्यों दिया गया? खलील मुस्कुराया, आप लोग घबराए मत, हरिधर की मौत बस एक इत्तेफाक थी। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे उस वक्त कोई सूचना मिली थी। अनुराज ने सीधा पूछा, कैसी सूचना? खलील की मुस्कान और गहरी हो गई। माफ कीजिए, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना भरोसा दिला सकता हूं कि आर्यन कल की व्यक्तिगत प्रतियोगिता में जरूर मरेगा। कल उसे ही निशाना बनाना। उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा सबको खत्म कर दो और अगर उसके कुछ साथियों को मार सको तो और अच्छा। और अगर ना भी मरे तब भी कोई बात नहीं, व्यक्तिगत द्वंद्व में वो जरूर हारेगा। और हारेगा मतलब मरेगा। चारों हॉल अध्यक्ष कुछ नहीं समझ पाए, पर हलीलम के चेहरे पर जो आत्मविश्वास था उसने उनके मन में फिर से उम्मीद जगा दी। आधे घंटा बाद जब सभी हॉल अध्यक्ष वहां से निकल चुके थे तो स्वर्गसार कुल का एक बुजुर्ग अंदर आया। कुलपति जी, शिवगिरी संघ वाकई नीलामी की तैयारी कर रहा है और यह जानकारी मिली है कि उनके पास मुनशेडो स्वॉर्ड के टुकड़े भी है। साथ ही आज सप्तचक्र महाविद्यालय में आर्यन ने जो नई पिल बनाई थी वो भी उसी नीलामी में दिखाई जाएगी। क्या हमें भी कुछ तैयारी करनी चाहिए? खलील की नजरों में आर्यन ही असली सिरा था, वही केंद्र बिंदु था। उसे मिटा दो और बाकी सब अपने आप बिखर जाएगा। शिवगिरी संघ, पागल दरिंदे टीम, उसका दक्षिण तरंग महाद्वीप, इन सब पर वार करने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ आर्यन को ही मारना था। बस इसी वजह से हलील ने ना तो मेघना की फिक्र की और ना ही शिवगिरी संघ की। उसका पूरा ध्यान केवल आर्यन को खत्म करने में था। उसे पूरा यकीन था कि 2 दिन बाद जो व्यक्तिगत मुकाबला होने वाला है उसमें आर्यन अखाड़े में मारा जाएगा। स्वर्गसार कुल के किसी ना किसी योद्धा के हाथों। हाँ, आर्यन, अब देख क्या होता है। हलीलम की हंसी उसके अंदर के घमंड और क्रूर सोच की गूंज थी। इधर दूसरी तरफ रुद्रसेन की टूटी फूटी कुटिया अब भी मलबे में तब्दील थी, लेकिन उस मलबे के नीचे एक गुप्त कक्ष छिपा था। भार आर 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 अचानक वहां एक भयंकर कंपन और धमाके के साथ भीतर से टकराती शक्तियों की गूंज उठी। एक रक्षक शक्ति, मानव दिव्यता की चमक चारों ओर फैल गई। उसी के बीच गौरांग खड़ा था। उसकी बाहों में झंझनाहट थी लेकिन उसका शरीर एकदम शांत, मजबूत और अडोल खड़ा रहा। रुद्रसेन ने हल्के से सिर हिलाया। अब तुम बाहर जा सकते हो। गौरांग ने एक लंबी सांस ली और हंसते हुए बोला, शुक्रिया गुरुजी। अब लग रहा है जैसे जिंदा हूं, वरना लगा था ट्रेनिंग में ही दम निकल जाएगा। प्रतियोगिता का दूसरा दिन। गौरांग का रास्ता ही रक्षक बनना था, इसीलिए उसकी चोटें सबसे जल्दी ठीक हुई और चारों में वही सबसे पहले तैयार हुआ। उसने पीछे रायगर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, भाई तुझे मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कोशिश करना कल तक तू भी बाहर आ जाए। हाँ हाँ, रायगर ने नाक से कुली भटका हुआ प्राणी अव्यान धीरे से बोला, अब भी इंसान है क्या तू? हिमेश ने जलन से कहा, गुरुदेव थोड़ा हम पर भी दया कीजिए, बस थोड़ा सा बाकी है अब। रुद्रसेन ने सीधा जवाब दिया, कोई छूट नहीं मिलेगी, तीनों ध्यान में लग जाओ। चुपचाप ऊपर की तरफ यशवंत, जो काले कपड़े पहने था, आर्यन के सामने खड़ा था। यंग मास्टर, आज आपने जो किया वो थोड़ा ज्यादा हो गया। उसने धीरे से कहा, कल की प्रतियोगिता में बहुत सावधान रहिएगा, खासकर अमर महल के लोगों से, वह बहुत चालाक और खतरनाक है। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक पूछा, क्या मेरे पिता को बुर्जुग सर्गेश्वर ने धोखा दिया था? क्या आप जानते हैं वह अब कहाँ है? उसे चंद्रनेत्र ने बताया था कि सिंह वंश और अमर महल के बीच खूनी दुश्मनी है और चंद्रनेत्र ऐसा मजाक क्यों करता? वैसे तो अमर महल का दक्षिणी क्षेत्र से कोई मतलब नहीं था, फिर भी इतना बड़ा झगड़ा क्यों? शायद ये सब उसके पिताजी की वजह से ही था।
और अगर बुर्जुक सर्गेश्वर जैसे उसे ड्रैगन क्षेत्र खोजने के लिए इस्तेमाल कर रहा था तो क्या उसके पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ था? यशवंत थोड़ा गंभीर हो गया। कई बातें मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये सच है कि सिंह वंश और अमर महल के बीच पुरानी खूनी दुश्मनी है। और जहां तक तुम्हारे पिताजी की बात है, हमें नहीं पता कि वह अब कहाँ है। यही सच था, उसे नहीं पता था कि आलोक सिंह अब कहाँ है। उसी समय रुद्रसेन बाहर आए और गौरांग भी उनके पीछे पीछे था। गौरांग ने आर्यन को देखा और खुशी से चिल्लाया। भाई आर्यन थोड़ा हैरान हुआ, फिर रुद्रसेन की ओर देखा। एल्डर, इसकी हालत कैसी है? रुद्रसेन मुस्कुरा दिया। यह मोटा बच्चा तो गजब का है। इसकी शक्तियां बहुत खास है। कोई मामूली मूवीर तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसकी रक्षक शक्ति कमाल की है। गौरांग ने सीना फुलाकर कहा, अब देखना सबको धूल चटा दूंगा। हाँ, रुद्रसेन ने एक झापड़ मारा और गुस्से में बोला, किस बात का घमंड कर रहा है तू? ओह, गौरांग ने सिर पकड़ लिया। वहां तुरंत एक बड़ा सा उभार आ गया था। वो दर्द से करहाते हुए बोला, गुरुजी, क्या आप हर बार अचानक मारना बंद नहीं कर सकते? रुद्रसेन ने दपट कर कहा, यही तेरी सबसे बड़ी कमी है। हर वक्त चौकन्ना रहना सीख। जरा सी भी चूक की तो नुकसान तेरा ही होगा। जिस दिन तू हमेशा सतर्क रहना सीखेगा उसी दिन तुझे अपनी असली ताकत का अंदाजा होगा। थोड़ा रुककर उसने फिर कहा, तेरी रक्षा शक्ति सच में काबिले तारीफ है। आम मूलवीर स्तर के योद्धा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन चारों प्रमुख हॉल के हॉल अध्यक्ष तुझे एक पल में धूल चटा सकते हैं। घमंड करना है तो कर, लेकिन उन लोगों के सामने बिल्कुल मत करना। गौरांग की ताक सच में अलग लेवल की थी। ऐसा योद्धा जो एक मूवीर का हमला भी झेल सके, ऐसा शायद कहीं नहीं मिलता। अभी की स्थिति में पागल दरिंदे टीम को ऐसे ही एक रक्षक की जरूरत थी। गौरांग की वापसी एक वरदान जैसी थी और आर्यन को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। गौरांग बड़बड़ाया, समझ गया गुरुजी, पर क्या आप भावुक बुढ़ियों की तरह बातें करना बंद नहीं कर सकते? मर्द को तो घमंड शोभा देता है। मेरे मास्टर को ही देख लो। लेकिन वह बोल ही रहा था कि धप रुद्रसेन ने फिर से सिर पर चपत मारी। गुरुजी, ये तो हद है। बार बार छिपकर वार कर रहे हैं आप। अब सिर की दूसरी तरफ भी सूजन आ गई थी। दर्द से बिलबिलाता हुआ गौरांग वहां से दूर भाग गया और मन में बोला, मैं इस बूढ़े सनकी के साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा। रुद्रसेन ने घूरते हुए कहा, अभी जो कहा था भूल गया क्या? अगली बार घमंड करने की कोशिश करके देख। गौरांग की सारी बहस बेकार थी। उसकी ताकत रुद्रसेन के सामने कुछ भी नहीं थी। सिर्फ एक दिन में रुद्रसेन और यशवंत की शक्तियों में भी जबरदस्त बढ़त आई थी और इसका पूरा श्रेय जाता था आर्यन की दी हुई जीवांचल पिल को, जिसने उनकी चेतना के नए रास्ते खोल दिए थे। रुद्रसेन अब आर्यन के पास आया और गंभीर आवाज में बोला, तूने पक्का सोच लिया है कि प्रतियोगिता में आगे जाना है? आर्यन ने सिर हिलाया। कोई मुझे आर्यन को उसके रास्ते से नहीं हटा सकता। जो काम मेरे पिता अधूरा छोड़ गए थे उसे मैं पूरा करूंगा। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे पता है तुझे समझाना बेकार है, लेकिन एक बात याद रखना, तुझे सिर्फ 18 हॉल के अध्यक्षों से ही नहीं, अमर महल के बड़े बड़े घमंडी एल्डर से भी भिड़ना होगा। इसलिए दिमाग से तैयार रहना। गौरांग ने हैरानी से कहा, मतलब इतनी बड़ी लड़ाई? ये तो पूरे संगठित जगत को दुश्मन बना लेना हुआ। फिर उसी अपने अंदाज में मुस्कुराया। क्या बात है, सिर्फ 2 महीने में सब कुछ कितना बदल गया। अच्छा हुआ मैं समय पर लौट आया। आर्यन बस बोला, मैं सतर्क रहूंगा। तभी रुद्रसेन को कुछ याद आया और उसने एक चेतावनी दी और सुन, अखाड़े में जो फॉर्मेशन है अब उस पर सीधे हमला मत कर देना। पिछली बार तूने जो फॉर्मेशन तोड़ी थी वो 5वीं श्रेणी की थी। अब वो लोग उसे उससे भी ज्यादा मजबूत बना देंगे। अगर उसे तोड़ना है तो उस इंसान को ढूंढ जो उसे नियंत्रित कर रहा हो। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर खुद से बड़बड़ाया, ये बात तो मुझे पहले ही समझ आनी चाहिए थी। इसके बाद उसने अपने पिता के बारे में पूछा, लेकिन रुद्रसेन ने बस इतना कहा, तेरे पिता ध्यान में लीन थे। शायद अब तक वह बाहर भी आ गए हो। शायद बहुत जल्दी दोनों आमने सामने होंगे। आर्यन के मन में हलचल थी। उसने अपने पिताजी को कभी देखा नहीं था। कोई साफ तस्वीर नहीं थी। शायद अब पहली बार आमना सामना होने वाला था। फिर आर्यन और गौरांग दोनों आंगन से बाहर निकलने लगे। पीछे से रुद्रसेन ने चिल्लाकर कहा, मोटे, मेरी बात याद रखना। गौरांग ने बिना पलटे जवाब दिया, ठीक है बूढ़े गुरुजी। आर्यन ने पूछा, क्या कहा उन्होंने? गौरांग ने सिर खुजाते हुए हंसकर कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही बड़बड़ा रहे थे। असल में गौरांग ही आर्यन का असली रक्षक था। वह अपनी जान दांव पर लगाकर भी आर्यन को हर मुसीबत से बचाने को तैयार था। अगला दिन हॉल प्रतियोगिता का दूसरा दिन।
इस बार जब आर्यन और उसकी पागल दरिंदे टीम द्वार पर पहुंची तो वहां खड़े दोनों द्वारपाल उनको देखकर डर गए। उन्होंने नजरें नीचे कर ली। कुछ बोलने या रोकने की हिम्मत नहीं हुई। आर्यन बिना रुके सीधे अपनी टीम के साथ मैदान में दाखिल हो गया। लोगों में खुसर-फुसर शुरू हो गई। देखो देखो वो आ गया। हाँ वही है जिसने कल फॉर्मेशन फोड़ दी थी और औषधि हॉल के हॉल अध्यक्ष हरिधर को भी ढेर कर दिया था। आज तो पिल बनाने का मुकाबला भी है और टीम मुकाबला भी। और सुन आज की फॉर्मेशन पहले जैसी नहीं है। अब तो मूलवीर स्तर के लोग भी उसे नहीं तोड़ सकते। इस बार इन्हें पिछली बार जितनी आसानी नहीं मिलेगी। सामने की टीमें भी कम नहीं है। सब खतरनाक हैं। जैसे ही आर्यन ने मैदान में कदम रखा पूरा जमावड़ा उसकी तरफ देखने लगा। अब उसका नाम हर कोने में गूंज रहा था। सबके मुंह पर उसी की चर्चा थी। गौरान पीछे पीछे चलते हुए मुस्कुराया। बोला, मास्टर सब तुम्हें ही देख रहे हैं। आर्यन ने शांत आवाज में कहा, जल्द ही तुझे भी देखने लगेंगे। गौरान हंस पड़ा। मुझे तो बस इतनी दुआ चाहिए कि कुछ लड़कियां भी देख ले। तिमरा ने दर्शका दीर्घा की तरफ इशारा किया। देख वो जो 3400 किलो वाली लड़की है ना वो तुझे देख रही है। उसकी आंखें चमक रही है। लगता है तुझ पर फिदा हुई है। तू और वो क्या जोड़ी बनेगी? नाम रखेंगे भैंस जोड़ी। सब जोर से हंसने लगे। गौरांग ने भी हंसते हुए जवाब दिया, अगर मुझे प्यार करना ही होगा तो नक्षत्र नगर की सबसे सुंदर लड़की से करूंगा समझी। कुछ देर बाद आर्यन की टीम को फिर वही पुराना कचरे का ढेर मिला बैठने के लिए। गौरांग चौंक गया। उसे नहीं पता था कि कल क्या हुआ था। उसने कचरे के ढेर की ओर देखकर कहा, मास्टर क्या हम सच में यहीं बैठने वाले हैं? हाँ, आर्यन ने सीधा जवाब दिया, ये तो हद है। गौरांग भड़क गया। आर्यन ने उसकी ओर देखा और पूछा, बहुत गुस्सा आया? गौरांग बोला, गुस्सा में तो उनके खानदान पलट दूं ना भी। आर्यन हल्के से मुस्कुराया, तो फिर इस गुस्से को अखाड़े में दिखाना यह वही काम आएगा। गौरांग को जब कोई भड़काता था तो वह आग बबूला हो जाता था। और यही गुस्सा आर्यन को अभी चाहिए था। इसके बाद आर्यन ने सबको उनकी जिम्मेदारियां समझाई। एस्पेरा तुम टीम की लीडर रहोगी और सामने से हमला करोगी। गौरांग तू रक्षक है। सारे वार तुझे झेलने हैं। शहनाज दीदी तुम सब पर नजर रखोगी और जरूरत पड़े तो बीच में आओगी। तिमरा तू वेदिका की सुरक्षा करेगी और वेदिका तू दूर से हमला करेगी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो कहा है वही करना और ध्यान दो। आज मुकाबला बाहर निकालने वाला नहीं है बल्कि अंक मिलेंगे। बस इतना करना है कि शीर्ष 4 में जगह बना लो। अगर कोई टीम बहुत ज्यादा खतरनाक लगे तुरंत हार मान लेना, बेवकूफी मत करना जैसा कल हुआ था। आर्यन ने सबकी आंखों में देखकर कहा, मुकाबला जरूरी है पर तुम सब मेरे लिए उस मुकाबले से भी ज्यादा जरूरी हो। ओज, रीवा, हैदर तुम तीनों मदद के लिए तैयार रहना। उसने ओजा की ओर देखा। ओज की नजरें एक बार फिर अमर महल के एल्डर पर अटक गई थी। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी। आर्यन ने धीरे